यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन शुरू होता है 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। महोदय, उस ज़माने में रेलवे कर्मचारियों को उभार करके हड़ताल करना और फलस्वरूप एक ऐसी व्यवस्था पैदा करना जिसके कारण बंगाल के पीड़ित लोगों की सहायता न की जा सकी उचित कार्य था। लेकिन यह कार्य मेरे घर के भाइयों ने किया था। मेरा कहना है कि केवल उपदेश से काम नहीं चलता है। जब ऐसे प्रश्न आए तो उपदेशात्मक भाषाओं में ही फंसकर न रहा जाए, बल्कि ज़रूरत है कि ऐसे सवालों पर सारे राजनीतिक दल देश हित को ध्यान में रखते हुए संजीदगी से विचार करें और उन सब का हल तलाश करें। आज श्री वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री पर कुछ आक्षेप किए। वे बड़े गुस्से में थे और इतने क्रोध में थे कि उन्होंने अपने मस्तिष्क का संतुलन खो दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों के प्रयास से बड़ी बड़ी मीटिंगें की गई। मैं वाजपेयी जी का गुस्सा और उनका असंतुलित होना समझ सकता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इन चुनावों के बीच अपने भाषणों में जनमानस को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की, बुनियादी सवालों को देश के सामने रखने की कोशिश नहीं की और आज जो राष्ट्रीय दिक्कतें और परेशानियां हैं उन पर जनता को शिक्षित करने की कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव भाषणों में देश के अंदर जो शक्तियां राष्ट्रीय एकता को भंग कर रही हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर या क्षेत्रीयता के नाम पर संकीर्णता की भावना पैदा कर रही हैं, जनता को उनसे सजग किया। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को महसूस किया था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के तमाम हिंदी बोलने वाले इलाकों में जनसंघ संकीर्णता की भावना का प्रचार कर रहा है। जिस प्रकार से जनसंघ सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दे रहा है, राष्ट्रीय शक्तियों को तोड़ने की नीति चला रहा है, उससे हमारे राष्ट्रीय मूल, राष्ट्रीय नीतियाँ और राष्ट्रीय एकता खतरे में है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जनसंघ के ऊपर इस बात का प्रहार किया था कि वह सांप्रदायिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और उससे जनता को सावधान हो जाना चाहिए। आज जो वाजपेयी जी का गुस्सा है उसको हम समझ सकते हैं। उन्होंने एक सपना देखा था, एक सुनहरा सपना, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का, बिहार में अपनी पार्टी को बहुमत प्राप्त कराने का। लेकिन प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार से जनसंघ और वाजपेयी जी का वह सुनहरा सपना, वह ख्वाब का महल ध्वस्त हो गया है। इसलिए वे आज अपना संतुलन खो बैठे हैं और इस प्रकार के आरोप प्रधानमंत्री जी पर लगा रहे हैं। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है
वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच ना पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से मुक्त किया है, कुछ सहूलियतें दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूँ उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस विषय पर 3-4 दिनों से चर्चा हो रही है। मैंने उसको सुना है। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ़ कर दिया जाना चाहिए। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज़ से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर ना लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हों, उनके उत्पादन में बाधा पड़े। भारत गांव में बसता है, 80% लोग गांव में रहते हैं। हम गांधी जी की शताब्दी मना रहे हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गांव के लोगों को उठाने की बात कही। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांव में रहने वालों की ना हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं, और वह है भी। इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जन्म शताब्दी के साल में वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करें। चूँकि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाएं, उन्नति की व्यवस्था करें और सारे देश में गौवध को बंद कर दें। कांग्रेस सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इस समय देश में आर्थिक विषमता अधिक है। सभापति महोदय, एक व्यक्ति की आमदनी 3-4 आने और दूसरे की 10-20 हज़ार रुपये है। अगर वित्त मंत्री महोदय इस विषमता को दूर नहीं करेंगे तो समाजवाद का नारा बिल्कुल कोरा और कागजी सिद्ध होगा। इस देश में 8-10 करोड़ हरिजनों का एक ऐसा वर्ग है जिसकी माली हालत बहुत गिरी हुई है। इस बजट में उनकी उन्नति और कल्याण की योजनाओं का समावेश होना चाहिए। वित्त मंत्री ने 150 करोड़ रुपये के जो कर लगाए हैं, उनसे देश के आम आदमियों की हालत खराब हो गई है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि योजना के अंतर्गत देश में विकास कार्य हो रहा है और अब हम इस दिशा में जो कुछ कर पाए हैं वह प्रशंसनीय है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, देश की संपत्ति बढ़ रही है, हर आदमी की औसत आय भी बढ़ रही है, फिर भी हमारे यहाँ की पुरानी गरीबी
बिल्कुल नहीं हटी है। मैं समझता हूँ कि यह इस सदन के लिए और सरकार के लिए विचार करने का विषय है कि क्या कारण है कि जब हम 48 वर्ष से अपने देश की गाढ़ी कमाई का रुपया और दूसरे देशों से कर्ज लेकर बड़ी रकमें देश के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं और देश में धन भी पैदा हो रहा है, तब भी देश में जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? मैं समझता हूँ कि यह सोचने की बात है। यह सही है कि हम समाजवाद के रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन समाजवाद के रास्ते पर ठीक ठीक चलें तो भी हम यह अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि कितने वर्षों में हमारे देश की गरीबी दूर होगी। यह सही है कि हम योजना के तरीके पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को देखने की आवश्यकता अब पैदा हो गई है कि देश में जो धन पैदा होता है वह कहाँ से कहाँ जाता है। इतनी प्रगति होने पर भी हम देखते हैं कि गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। गरीबों को खाने के लिए अन्न नहीं है मिलता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? यह गंभीरतापूर्वक सोचने की बात है। यह समस्या केवल समाजवाद के ढांचे वाला प्रस्ताव पास करने से ही हल नहीं होगी और ना योजना पूर्वक बड़े बड़े कारखाने खोलने से हल होगी। यह आवश्यक है कि बड़े बड़े कारखाने खोले जाएं, इस्पात के कारखाने खोले जाएं, इस्पात का उत्पादन बढ़े, लोहे का उत्पादन बढ़े, कोयले का उत्पादन बढ़े। हम तो इसको